गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ चुका था, तत्व पढ़ लिया था। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु, वो पढ़ लिए थे। फिर यौगिक पढ़ लिए थे। अब उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिश्रण है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक मिश्रण है। तो अब हम लोग आगे उस चैप्टर को शुरू करेंगे। ये मेरा जो चैप्टर है पदार्थ का वर्गीकरण, कक्षा 9 यानी क्लास 9th, उसका ये तीसरा पार्ट है। यानी पूरे चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है। तो पीछे वाले क्लास में भी मैंने कहा था कि आप जो भी पढ़ते हैं कलम कॉपी लेके बैठिएगा और उसे नोट करते जाइएगा ताकि आपको सुविधा हो। ठीक है, तो पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। अब मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो वैसे पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ हो जिसे हम लोग क्या करते हैं कि निश्चित अनुपात में न मिलाकर किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। देखिए एक बार फिर से, जब दो या दो से अधिक किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो वैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। जिस तरह पर कोई पदार्थ उबलने लगता है वह क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो इसका जो मिश्रण का द्रव्यमान और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, आगे गुण। चौथा, मिश्रण के बनने में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण समांग या विसमांग होते हैं तो उसमें क्या सब आ जाएंगे? जैसे हम बात करें जल और चीनी का मिश्रण, यानी शुगर अलग अलग होंगे और एक पदार्थ छोटे कणों या फिर छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले रहेंगे या फिर उसमें मिक्स रहेंगे। तो उस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। फिर से, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ के कण अलग अलग रहते हैं और एक छोटे पदार्थ यानी छोटे छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले रहते हैं, क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर में शो कर रहे हैं कि यहाँ नमक और बालू का मिक्सचर है। तो इसमें अब किसी भी अनुपात में हम इसको मिला सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये पूरी जो मिक्स है उसमें एक अनुपात में ही होगा, कहीं पे ज्यादा भी हो सकती है मात्रा बालू का या फिर चीनी का, और कहीं पे कम भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कैसी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण है। इसके आगे अब मिश्रण के जो प्रकार होंगे इसके अनुसार वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम यहाँ पे लिख दिए हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो पहला जो है वो क्या है? ठोस ठोस का मिश्रण। पहला उदाहरण क्या है? ठोस, यानी दोनों जो होगा एक दूसरे को जो मिक्स करेंगे वो दोनों की अवस्था कैसी होगी? ठोस, यानी सॉलिड स्टेट में होंगे। जैसे बात करें चीनी, चीनी भी एक सॉलिड है यानी ठोस है, और बालू दोनों क्या है? एक प्रकार का ठोस है। तो दोनों का अगर हम मिक्स कर देंगे चीनी और बालू का तो ये कैसा मिश्रण कहलाएगा? यानी ठोस ठोस का मिश्रण इसे हम लोग कह सकते हैं। आगे है ठोस द्रव का मिश्रण। उदाहरण, अब यहाँ पे एक जो पदार्थ होगी किस अवस्था में होगी? ठोस, और दूसरी पदार्थ जो होगी वो द्रव अवस्था में होगी। तो ठोस में जैसे साधारण नमक क्या होता है? ये ठोस रहता है। और जल का मिश्रण यानी जल, यानी साधारण नमक को हम लोग जब जल में मिक्स कर देंगे यानी पूरी तरह से उसको मिला देंगे तो ये दोनों जो मिश्रण कहलाएगा किस प्रकार का मिश्रण कहलाएगा? ठोस द्रव का मिश्रण कहलाएगा। आगे है ठोस गैस का मिश्रण। इस अवस्था में एक पदार्थ ठोस होगा तो दूसरा पदार्थ गैस की अवस्था में होगी। जैसे मिट्टी और वायु का मिश्रण। अब मिट्टी का बड़ा जो कण होता है या फिर बड़े बड़े आकार का जो मिट्टी होते हैं तो उसमें कुछ खाली स्थान भी रहता है। तो उस खाली स्थान में क्या होता है? वायु का मिश्रण रहता है, वायु उसमें मिले रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ठोस गैस का मिश्रण का उदाहरण जो है मिट्टी और वायु। आगे है चौथा में द्रव द्रव का मिश्रण यानी लिक्विड और गैस का मिक्सचर। उदाहरण, जल में हम लोग CO2 को मिला देते हैं तो क्या बनता है? पीने लायक सोडा बन जाता है। यानी जब हम लोग जल में CO2 को मिला देते हैं तो सोडा वाटर बनता है, जिससे हम लोग उपयोग भी करते हैं। तो ये हो गया उदाहरण किसका?
तो लिक्विड और गैस का, जल में CO2 का मिश्रण, किसका उदाहरण हो गया? द्रव और गैस का मिश्रण। आगे है गैस गैस का मिश्रण, यानी दोनों जो पदार्थ की अवस्था होगी वो कैसी होगी? गैस में ही होगी। अब वायु का ही बात करें तो वायु में क्या होता है कि अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी गैसें क्या यहाँ पे मिक्स है ना, तो यहाँ पे किस प्रकार की अवस्था हो गई है? गैस गैस का मिश्रण हो गया। आगे है 6 पॉइंट, द्रव द्रव का मिश्रण, यानी लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर। अब बात की जैसे जल, एक ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, दूसरा है तेल यानी ऑयल, ये भी लिक्विड फॉर्म में। तो जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये दोनों का मिक्स करें मिश्रण कैसा कहलाएगा? द्रव द्रव का मिश्रण का ये उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग चेक कर लिए, यानी यहाँ तक देख लिए कि मिश्रण जो होगा वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो समांग होंगे या फिर विसमांग होंगे। उसके बाद कुछ उदाहरण देखें। अब तक हम लोग तत्व और यौगिक पढ़ लिए, एलिमेंट और कंपाउंड भी पढ़ लिए। तो उसके कुछ दोनों में डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन देम, एलिमेंट एंड यौगिक, इन दोनों के बारे में हम एक बार एक साथ चेक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तत्व का यानी एलिमेंट का। तत्व वह पदार्थ जैसे 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन, ये सब जितने भी सारे तत्व था, जैसे सोना, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, ये सब क्या है? तत्व है। तो उससे अगर हम लोग चाहेंगे 1 से 2 पदार्थों में विभाजित करना तो हम उसे नहीं कर सकते, यानी 2 पदार्थों में से विभाजित हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। उसी प्रकार अब इसका बात करें यौगिक का, तो यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे जल, अब जल को अगर हम लोग यहाँ पे, जल किनसे मिलकर बने हुए हैं? इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए हैं। तो इससे हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो ये जो अलग होगा किन दो तत्वों में अलग होगा? एक तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो हम इसे भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक विधि द्वारा यौगिक को हम लोग अलग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है। और यौगिक क्या होता है? विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु, ये दोनों मिलके तो जल के कण बनाते हैं ना। जब हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को साथ में, तो उसके बीच में विद्युत चिंगारी उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हैं, तो फिर H2O का निर्माण होता है, यानी जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। तीसरा, तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, ठीक है। और यौगिक क्या होगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बना होता है। जैसे CO2 का ही बात कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। चूना पत्थर CaCO3, ये किन से मिलकर बना हुआ? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। चौथा पॉइंट, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों क्या होता है? यौगिक से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इनसे जो यौगिक निर्माण होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो यौगिक निर्माण होता है वो क्या होता है? जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे स्टेट यानी जो किस अवस्था में चेक करेंगे, तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इनसे जो मिलके पदार्थ बना है जल, ये क्या है? द्रव अवस्था में, यानी लिक्विड फॉर्म में है। तो कह सकते हैं ना कि इसकी भौतिक प्रकृति जो है अलग है और इसकी भौतिक प्रकृति अलग है। वही ऑक्सीजन क्या होता है कि आग का पोषक होता है, यानी आग की मात्रा को ये बढ़ा सकता है। लेकिन ये जो जल, अगर हम किसी आग लगी हुई है तो वहां पे डाले तो उसकी मात्रा को वो कम कर सकता है। तो दोनों की क्या रासायनिक और भौतिक दोनों अलग होती है। पांचवा, तत्व का सूक्ष्म कण जो होगा वो परमाणु कहलाएगा, यानी तत्व का जो सबसे छोटी कण जो होगी, जिससे और भी भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगी?
परमाणु कहलाएगी। लेकिन यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होगा वो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाएगा, क्योंकि एक अणु में जैसे जल, अब अगर सबसे छोटे कण लेंगे तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो ये जो होगा यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो ये हो गई तत्व और यौगिक में डिफरेंस। अब आगे बात करते हैं हम लोग मिश्रण का। तो मिश्रण को हम लोग कई विधियों द्वारा अलग अलग कर सकते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर वी कैन डू इन एनी वे, सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्क। फर्स्ट, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनकर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारा विधि है, तो इसमें एक एक करके हम जो जो विधि हमारे सिलेबस में है उसको पूरी कवर कर लें और उसको हम लोग चेक कर लेंगे। जहां प्रॉब्लम होगा वहां आप पूछ सकते हैं। तो पहला मेथड है मेरा हैंड पिकिंग, यानी हाथ से चुनकर हम अलग कर सकते हैं। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी सी बात है नहीं। इस विधि में क्या होगा कि इस विधि में मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों को हाथ से चुनकर या फिर चिमटे के साथ हम लोग क्या करते हैं? अलग किया जा सकता है। हाथ से चुनकर में इस विधि में मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों, अवयवों का मतलब है कि उसमें उपस्थित जो कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवयव। जैसे चावल और कंकर का मिश्रण हो गया तो क्या कहलाएगा? चावल हो गया अवयव और कंकर हो गया अवयव। तो इस विधि में मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों को हाथ से चुनकर या चिमटे की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। उदाहरण तो आप हम यहाँ चावल में उपस्थित कंकर को हम लोग किसी भी तरह अलग करते हैं हाथ से चुनकर, यानी हैंड पिकिंग मेथड से। पहला हो गया। दूसरा दूसरा में है चलनी से चाल के, यानी सीविंग मेथड। अब सीविंग मेथड मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों को चलनी से चालकर अलग किया जाता है। अब यहाँ पे से हम लोग चाहेंगे कि हाथ से अलग कर ले, जैसे गेहूं और आटे के चोकर को हाथ से चुनकर, तो इस विधि में हम लोग मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, यानी हाथ से चुनकर विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसका उपयोग इस विधि को मतलब इस मिश्रण को अलग करने के लिए इस विधि का जो नाम होगा वो क्या होगा? चलनी से चाल कर। अगर आप क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि गेहूं और आटे के चोकर को हम लोग किस विधि द्वारा अलग करेंगे, आपके पास चार ऑप्शन रहेगा। उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि चलने से चाल कर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी चलने से चाल कर हम लोग इसमें टिक कर सकते हैं। या फिर जैसे बालू में उपस्थित कंकर होता है तो उसे भी हम लोग कैसे अलग करते हैं? चलने से चाल कर, यानी सेविंग मेथड से। अगला है थिराना मेथड, यानी सेंडिमेंटेशन मेथड। यदि किसी द्रव और अविलेय, अविलेय मतलब जो क्या है? द्रव में पूरी तरह से मिक्स नहीं होता हो, यानी अविलेय द्रव में वो क्या होगा? नहीं मिलेगा, पूरी तरह से उसमें मिक्स नहीं होगा अविलेय ठोस। तो यदि किसी द्रव और अविलेय ठोस पदार्थ के मिश्रण को बीकर में लेकर कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है तो ठोस के कण बीकर के पेंदी में आकर बैठ जाते हैं। अब ये जो ठोस कण होंगे वो द्रव में से क्या होगा? नीचे में आकर बैठ जाएंगे। तो यही विधि जो मेरा होगा वो क्या कहलाएगा? थिराना कहलाएगा, यानी सेंडिमेंटेशन कहलाएगा। अब सेंडिमेंटेशन हो गया, जैसे गंदे जल में मिट्टी के कण होंगे, गंदे जल में मिट्टी के कण उदाहरण होंगे। अब जैसे ये गिलास है, इस गिलास में थोड़ी देर अगर आप जल और गंदे मिट्टी के कण को छोड़ दे तो क्या कुछ देर के बाद, यानी कुछ समय के बाद जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होंगे ठोस, वो क्या होगा कि ये इस पेंदी में आके जम जाएंगे। तो यही मेथड जो क्या होगा, इससे जल फिर हम आसानी से अलग कर सकते हैं और उस मिट्टी को आसानी से छान सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों मिश्रण अलग हो सकते हैं। तो यही मेथड जो मेरा होगा वो कौन सा मेथड कहलाएगा? थिराना मेथड कहलाएगा। आगे है अपकेंद्रीकरण, या फिर जिसे हम लोग मंथन विधि भी कहते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर चर्निंग मेथड। इस विधि में मिश्रण की किसी परख नली में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, जिससे मिश्रण के भारी कण नीचे की ओर दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चल जाते हैं। यानी जो हल्के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऊपर चल जाएंगे जब इसे हम लोग मूव करेंगे, यानी घुमाएंगे तो। और जो ज्यादा भारी कण होंगे वो क्या होगा? नीचे आ जाएंगे। तो ये दो पदार्थ के लिए उपयुक्त होता है, जिसमें क्या होना चाहिए कि एक पदार्थ
का कण जो है क्या होगा, भारी होगा, और दूसरे पदार्थ का कण हल्के होंगे। जैसे इस वीडियो में आप आगे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ क्रीम, यानी मिल्क में जो क्रीम होता है, इसी मेथड का उपयोग हम लोग करके अलग कर सकते हैं। जैसे ये मिक्स है, ठीक है। अब इस मिक्स में अब इस प्रकार का कुछ यंत्र होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्नली होता है, उस प्रश्नली में हम रख दिए इसको और इसको, ठीक है, दोनों को हम रख दिए। प्रश्नली कई प्रश्नली एक बार में यूज कर सकते हैं, 2 4 5 कुछ भी यूज कर सकते हैं, यानी आप संख्या आपके यंत्र पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से इसको हम जब मूव कराएंगे, यानी इसको जब हम राउंड शेप में नचाएंगे, कुछ इस प्रकार से नचाएंगे, कुछ इस प्रकार से हम लोग नचाएंगे, तो क्या होगा कि इसमें जो ठोस यानी जो भारी कण है, वो भारी कण क्या होंगे, इस पेंदी में आके नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन जो हल्के कण होंगे वो क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे ना। जैसे इस इमेज में देखिए, यहाँ पे ठोस यानी जो भारी कण है, यहाँ पे ये भारी कण क्या हुआ कि पेंदी में आके बैठ गया जब इसे हम नचाए हैं तो। और वही जो हल्के कण है, वो हल्के कण क्या हुए हैं कि वो ऊपर रह गए हैं। दोनों यहाँ पे जो मिश्रण था दोनों का, वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसी विधि को हम लोग कौन सा विधि बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। कौन सा विधि बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण। तो जैसे दूध से हम लोग मक्खन निकालते हैं, तो ये किस विधि द्वारा निकालेंगे, मंथन विधि या फिर अपकेंद्रीकरण। या फिर ब्लड की जो जांच होती है, तो उसमें भी हम लोग अपकेंद्रीकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे है फिल्ट्रेशन यानी छानना। पांचवा जो मेरा है फिल्ट्रेशन। पांचवा मेथड कौन सा है मेरा, फिल्ट्रेशन यानी छानना, जिससे हम लोग आसानी भाषा में आप लोग समझ सकते हैं, जैसे छानते हैं चाय को छानते हैं, तो वो सब क्या हो गया, एक सिंपल मेथड है छानना, इसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब चाय जो लोग बनाते हैं उसको तो आसानी से समझ में आएगा, जो लोग नहीं बनाते हैं तो क्या देखे ही होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो छानना यानी फिल्ट्रेशन मेथड। तो कभी कभी मिश्रण थिराना यानी थिराना मेथड के हम लोग अलग करेंगे। जैसे चाय बनेगी तो उसमें चाय पत्ती का थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे, जब तक हम छोड़ेंगे तब तक चाय क्या होगा, चाय ठंडी हो जाएगी। अब चाय ठंडी हो जाएगी तो फिर चाय पीने का मजा ही क्या रह जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि छाना मेथड का उपयोग करते हैं, यानी ना तो थिराना या फिर नथाना विधि क्या होती है यहाँ पे संभव नहीं होती है। तो ऐसे मिश्रण में ठोस पदार्थ और अविलेय पदार्थ को छाना विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे हो गया नमक और बालू का जो मिश्रण होगा, इसे हम लोग क्या कर लेंगे, नमक और बालू का मिश्रण होगा, पहले तो उसे हम लोग जल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो नमक के कण क्या हो जाएंगे, वहां पे पानी में मिल जाएंगे ना। नमक के कण जो है पानी में पूरी तरह से वो मिक्स हो जाएंगे, और बालू के कण तो पानी में मिक्स नहीं होंगे। अब पानी को हम फिर से छान लेंगे, और फिर क्या होगा कि बालू कण इसी में रह जाएगा। पानी कण को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे छान लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पानी, और इसमें क्या रह जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा, इसमें क्या रह जाएगा, बालू। तो बालू तो इसी में रह जाएगा यानी छानेंगे तो। और यहाँ पे पानी क्या हो गया, इससे अलग हो गया। पानी को हम लोग वाष्पीकरण करेंगे, यानी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे या फिर उष्मा देंगे इससे, तो क्या होगा, जो पानी की मात्रा होगा वो वाष्प होकर वातावरण में चल जाएगा, यानी वो वाष्पीकृत हो जाएंगे। और जो नमक के कण होंगे ठोस, वो क्या होंगे, यहाँ पे अलग हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नमक और बालू के मिश्रण को हम लोग किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, तो छानना विधि भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर चाय में जो चाय पत्ती है उसको हम लोग किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, छानना विधि यानी फिल्ट्रेशन मेथड। क्लियर। आगे है चुंबकीय पृथक्करण यानी मैग्नेटिक सेपरेशन। छठा जो मेरा है मेथड, वो कौन सा मेथड है, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक, मैग्नेट तो आप लोग देखे ही होंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, यानी एक जो कण होगा वो चुंबक से चिपकने वाले कण होंगे, यानी चुंबक की ओर वो अट्रैक्ट होते होंगे। कि जब भी हम उस वस्तु के यानी उस पदार्थ के पास में चुंबक लाएंगे, तो क्या होगा कि वो चुंबक से आके चिपक जाएंगे। तो इस ऐसे पदार्थ को हम लोग, जैसे दो पदार्थ जो मिक्स रहेंगे, तो उसको अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन का उपयोग हम लोग
कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि यह विधि वैसे मिश्रण के लिए उपयोग की जाती है जिसका एक अवयव चुंबकीय होता है। एक अवयव कैसा होगा? चुंबकीय, यानी चुंबक से वो अट्रैक्ट होता होगा, यानी आकर्षित होता होगा। उदाहरण के लिए लोह और चूर्ण का मिश्रण को अलग करने में, कोई प्लेट है, इसमें कुछ कण लोहे के हैं, लोहे के चूर्ण है, मान लीजिए कि लोहे के चूर्ण है। अब इसमें कुछ कण जो है वो क्या है? सल्फर के, यानी सल्फर पाउडर। अब इसको अलग करना है, तो इसके पास हम लोग क्या लाएंगे? यहाँ पे जब इसके पास हम लोग मैग्नेट लाएंगे, यानी चुंबक लाएंगे, तो ये लोहे के जो कण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोहे कण क्या होता है? चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, यानी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कण इससे निकल के, यानी इस मिश्रण से निकल के इसमें आगे क्या होंगे? सब चिपक जाएंगे, जिससे ये सल्फर अलग हो जाएंगे और लोहे के जो चूर्ण है वो भी अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण का। लोह, चूर्ण और गंधक के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण का। यहाँ पे इमेज है, जैसे ये अयस्क है, यानी सिनेमा। अब ये अयस्क में क्या है? कुछ कण मतलब लोहे से चिपक, चुंबक मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले हैं, और कुछ कण मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होने वाले हैं। अब इस इमेज को देखिए। अब इसमें क्या है कि कुछ कण, जो यहाँ पे कण है, तो इसमें हम कण डालते हैं तो ये कुछ मैग्नेट भी है, यानी कुछ लोह भी है। लोह को हमको कोयला से हटाना है, जैसे कोयला। अब कोयले क्या है कि चुंबक से तो नहीं चिपकेगा, लेकिन लोहे क्या होगा? इससे चिपकेगा। तो इस रोलर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे लाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मैग्नेट रखा हुआ है। अब मैग्नेट रखा हुआ है तो ये कण क्या होंगे? भारी भी होंगे। तो ये इस ओर आ जाएंगे और ये सीधे चल जाएंगे। तो चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे अलग हो गए और अचुंबकीय पदार्थ यहाँ से अलग हो गए। तो इस मेथड में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग कर सकते हैं। आगे है ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, अब इस विधि का प्रयोग वैसे मिश्रण के अवयवों को अलग करने में किया जाता है जिसमें एक अवयव क्या होना चाहिए? ऊर्ध्वपातित होने वाला, यानी सब्लिमेशन होना चाहिए उसका, ऊर्ध्वपातित होने वाला हो, तथा अन्य ऊर्ध्वपातित होने वाला न हो। जैसे अमोनिया क्लोराइड और साधारण नमक का मिश्रण। इसमें क्या होगा कि अमोनिया क्लोराइड क्या हो जाएंगे? यहाँ पे वाष्पीकृत हो जाएंगे, यानी ऊर्ध्वपातित हो जाएंगे, और साधारण नमक का ठोस कण आसानी से रह जाएंगे। जैसे इस पिक्चर में आप देखिएगा तो आसानी से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग जब इसको उष्मा देते हैं, ये जो मिक्सर है किसका मिश्रण है? अमोनिया क्लोराइड और नमक का। किसका मिश्रण है? अमोनिया क्लोराइड और नमक का। तो जब हम इसमें उष्मा उत्पन्न करते, यानी उष्मा प्रदान करते इसको, तो उष्मा प्रदान करते तो हम लोग जानते हैं कि ये जो नमक है वो ठोस कण होंगे, तो वो तो जल्दी वाष्पीकृत नहीं होंगे, वाष्पीकृत नहीं होंगे। लेकिन अमोनिया क्लोराइड क्या होते हैं? ऊध्र्वपातित होते हैं ना। तो ये अमोनिया क्लोराइड क्या होगा कि सब्लिमेशन उनका ऊध्र्वपातन हो जाएगा उनका। तो जिससे क्या है कि अमोनिया क्लोराइड अलग हो जाएंगे और नमक अलग हो जाएंगे। तो दोनों कण यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं, नमक अलग हो गया और अमोनिया क्लोराइड अलग हो गए। तो इससे भी हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा कि अमोनिया क्लोराइड और साधारण नमक के मिश्रण को हम लोग किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊध्र्वपातन। यानी ऊध्र्वपातन विधि द्वारा हम लोग अमोनिया क्लोराइड और साधारण नमक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। आगे मेरा जो नेक्स्ट है वो है वाष्पन। वाष्पन यानी इवेपोरेशन। वाष्पन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब मिश्रण के दो पदार्थ में से एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, तब कम क्वथनांक वाले पदार्थ का वाष्पीकरण क्या होगा? पहले होगा। इस प्रकार के मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करते हैं? वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वाष्पन। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में जो है 95% नमक का आपूर्ति होती है हमारे देश में, तो वो समुद्र जल से ही पूर्ति होती है। तो क्या होता है कि समुद्र में लहरें आती रहती है
और समुद्र लहर तो उसके पास में एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है। जैसे ये समुद्र है, ठीक है, अब इसमें लहर आएगी, तो लहर आएगी तो क्या होगा कि आगे तक ये पानी जाएंगे, तो यहाँ पे इस गड्ढे में ये जल भर जाएंगे। अब इस जल को क्या किया जाएगा कि कुछ देर तक मतलब कुछ दिनों तक छोड़ देने से इसमें जो कण होंगे यानी पानी कण वो वाष्पीकृत हो जाएंगे। और वाष्पीकृत होने के बाद क्या होंगे कि ठोस पदार्थ बचेंगे। और वो जो ठोस पदार्थ होंगे वो किसके मिश्रण होगा, नमक और भी सारा उसमें जो मिश्रण रहता है समुद्र के, तो वो सारा अशुद्धि रहते हैं। फिर इसको किसी फैक्ट्री में लगा फिर से पानी में यानी जल में मिला के फिर से इसे क्या किया जाता है कि इसको मिक्स किया जाता है। अब फिर से इसका वाष्पीकरण करके फिर इसका फैक्ट्री में ले जाके इसे पैकिंग करके फिर हमारे देशों में इसका आपूर्ति होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यानी समुद्र के पानी से जो नमक को अलग किया था वो किस विधि द्वारा अलग किया था, तो वाष्पन विधि द्वारा। यानी नमक जो हम लोग प्राप्त करते हैं तो वो किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, वाष्पन विधि द्वारा।